साथियों, अभी हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ पहला मॉक टेस्ट। आज से हम प्रत्येक दिन मॉक टेस्ट आपके बीच लेकर आऊँगा, जो टोटल 20 प्रश्नों से होंगे और वो प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा, पूर्णतः अपने सिलेबस के अनुसार। कहने का मतलब 15 हमारा सीधा एमसीक्यू रहेगा और एक गद्यांश रहेगा और उस गद्यांश पर आधारित 5 सवाल रहेंगे, जैसे कि हमारे सिलेबस में आने वाले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप इस प्रत्येक सवाल को आप अपने कॉपी पर जवाब लिखते चलें, और या तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दे सकते हैं, ताकि आप लास्ट में बता पाएँ कि आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी। आप ध्यान रखिएगा, सवाल में भी आपको सीखने को मिलेगा। बोल रहा है क्या, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन है, तो गंगा। का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है यमुनोत्री, ऑप्शन बी कह रहा है गंगोत्री, ऑप्शन सी कह रहा है अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन डी कह रहा है मानसरोवर झील। तो आप इसका आंसर अपने मन में सोचने के बाद आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या आप अपने पेज पर लिखते जाएंगे तो वो भी बेहतर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी पौधा पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है नागफनी यानी कैक्टस, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है तुलसी, ऑप्शन डी है केला। दोस्तों आपको सोचना है कि कौन सी एक ऐसी पौधा है यानी कि कौन सी रेगिस्तानी पौधा है जो पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। आप इसके ऑप्शंस को पढ़ें और इसका जवाब अपने नोट्स या कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हम अंत में ज़रूर देखेंगे, ताकि आप अपने आप को जांच पाए कि आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं। और घबराना नहीं है, ये हमारे मॉक टेस्ट हैं जो पूर्णतः सिलेबस के आधारित है। अभी तो शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे आपकी पकड़ बेहतर जरूर हो जाएगी। चलिए 23 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रही है कि अचानक आने वाले भूकंप की तीव्रता और कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्या सवाल है, कह रहा है अचानक आने वाले भूकंप की तीव्रता और कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। तो आप इसके जवाब को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मनाली और कश्मीर जैसे अत्यधिक बर्फबारी वाले पहाड़ी इलाकों में घरों की छतें कैसी बनाई जाती है। तो क्या है ऑप्शन हमारा, बिल्कुल समतल, ढालू यानी ढलान वाली, गुंबद जैसी गोल, ऑप्शन डी कह रहा है बिना छत के खुले घर। तो आप इसका जवाब एक बार प्रश्न को फिर से आप पढ़ें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रही है कि जब जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण करती है। क्या सवाल है, जब जलवाष्प जो है ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है अवक्षेपण, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और आप घबराए नहीं, अगर सवाल आपको मुश्किल लग रही है तो घबराना नहीं है। जस्ट 40 तक पहुंचने के बाद मैं पुनः आपको इस सीरीज में इस सभी प्रश्नों पर डिटेल चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण किसको कहते हैं, संघनन किसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ अपनी सभी प्रश्नों का कंक्लूजन भी देखेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, हमारी दांतों और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए किस खनिज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है लोहा, क्या यानी कि दांतों और हड्डियों के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है। तो आप ऑप्शन चुनें और कमेंट उसमें जरूर टाइप करें। ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है सोडियम। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, मलेरिया नामक प्रसिद्ध बीमारी किस संक्रमित मच्छर के काटने से इंसानों में फैलती है।
तो आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है? मादा एनोफिलीज। ऑप्शन बी है नए नर एनोफिलीज। ऑप्शन सी है एडीज मच्छर। ऑप्शन डी है घरेलू मक्खी। तो अब बताइए कि मलेरिया नामक प्रसिद्ध बीमारी किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है? तो चलिए, यदि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो आप अपना पेज पर भी लिखते चलिएगा। और घबराना नहीं, मैं सभी का जवाब जरूर दूंगा। चलिए, अभी मॉक टेस्ट हो रही है, इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप अपने आप को आंक सके कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, और ताकि उस तरह से आप खुद को देख पाएँ कि जो मुझे कितना मेहनत करने की है। और खास बात मैं बताऊँ, आप गौर कर सकते हैं कि प्रत्येक मैं टॉपिक्स भी लिख रहा हूँ कि यह टॉपिक्स किस प्रश्न से है। तो आप पूर्णतः पेशेंस के साथ रहें। ये हमारा सिलेबस ओरिएंटेड है, जो कि ये प्रश्न क्या था? स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित था। चलो अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह कौन सा जानवर है जो अपने मलमूत्र की गंध से अपने पूरे इलाके की सीमा तय कर लेता है? यह हमारी ज्ञान इंद्रियां से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आपको बताना है कि जो वह कौन सा जानवर है जो अपने मलमूत्र की गंध से अपने पूरे इलाके की सीमा तय कर लेता है। ऑप्शन ए है कुत्ता। ऑप्शन बी है बंदर। ऑप्शन सी है भालू। ऑप्शन डी है खरगोश। तो आप बताइए वह कौन सा जानवर है जो अपने मलमूत्र की गंध से अपने पूरे इलाके की सीमा तय कर लेता है? चलिए, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। चलिए, अगले सवाल की ओर ले चलूं। अगला हमारा सवाल कह रहा है, रक्त का कौन सा घटक यानी सेल ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन बी है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी। ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो आपको बताना है कि रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य सभी भागों तक पहुंचाता है। तो चलिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ABC करके टाइप करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है? बाजारों में मिलने वाली, क्या है सवाल? बाजार में मिलने वाली आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे लंबे समय तक खराब न हो? तो मेरा ऑप्शन क्या क्या है? आप एक बार थोड़ा सोचिए कि आलू के जो चिप्स पैकेट में होते हैं उसमें जो देखते होंगे कि चिप्स कम रहता है और वो फूली फूली से रहती है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, संगमरमर से बने ताजमहल, क्या सवाल है? संगमरमर से बने ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला पड़ने का मुख्य कारण कौन सा प्रदूषण है? ऑप्शन ए है अम्लीय वर्षा। ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन सी है मृदा प्रदूषण। ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आप सोचिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, छतों पर गिरने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन के नीचे संचित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सवाल क्या कह रहा है कि जो छत पर जो बारिश की पानी गिर रही है उसको हम जमीन के नीचे अगर संचित कर रहे हैं यानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा है नदी मोरना। ऑप्शन बी है वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन डी है बाढ़ नियंत्रण। तो आप ऑप्शन से भी इसका जवाब बढ़िया से ढूंढ सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ रहा है सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए, और हाँ ये भी याद रखिएगा कि जो भी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये भी ध्यान रखनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है? चिल्का झील। ऑप्शन बी है सांभर झील। ऑप्शन सी है वुलर झील। ऑप्शन डी है डल झील। तो आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अब बस अपने पास 7 सवाल बचे हैं, जल्दी पूर्ण इसके सभी सवालों को देखने वाले हैं। चलिए अगला सवाल शुरुआत करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल किस वर्ष घोषित किया गया था? आप इस सवाल से ध्यान रख सकते हैं कि जब अगर सवाल पूछ दे
भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? क्या सवाल दे दे, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो आप क्या जवाब बोलोगे? हाथी। और सिंपल, अगर भारत की राष्ट्रीय पशु पूछता है तो पशु तो जानते हो क्या है? बाघ। क्या है राष्ट्रीय पशु? बाघ। लेकिन अगर पूछ दे विरासत पशु क्या है तो क्या जवाब लगाएंगे? हाथी। तो हाथी को किस वर्ष राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, वो मेरा प्रश्न कह रहा है। तो ऑप्शन ए है वर्ष 2000, ऑप्शन बी है वर्ष 2005, ऑप्शन सी है वर्ष 2010, ऑप्शन डी है वर्ष 2015। तो आपको बताना है कि जो इसका सही जवाब क्या है। और यह हमारा टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़ा हुआ सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला और आज का ये लास्ट एमसीक्यू है। इसके बाद मैं आपके पीछे गद्यांश लाऊंगा और गद्यांश से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। चलिए सवाल क्या है? पहले सुनो। फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ से आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि बिहू जो है कौन सा पर्व है? तो फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला। जैसे अपने यहाँ होली या मकर संक्रांति फसल कटाई पर मनाई जाती है, तो वैसे ही असम में कौन सा मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है फसल कटाई के उपलक्ष्य में। तो आपको ऑप्शन नहीं, यहाँ पर सॉरी मैंने हिंट भी दे दिया था, आप उससे भी जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि जो फसल कटाई के उपलक्ष्य में जो मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार बिहू है किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए आज के गद्यांश की शुरुआत करते हैं। गद्यांश को बहुत केयरफुली पढ़ना है और हाँ, बस एक बार पढ़ना है पूरी, उसके बाद सवाल पर जाना है। क्या है गद्यांश? तो राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजरली गांव में लगभग 300 साल पहले खेजड़ी के पेड़ों को राजा के सैनिकों से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी बेटियां सहित कुल 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेड़ है। इसे जीवित रहने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल से पारंपरिक रूप से दवाइयाँ बनाई जाती है और लोग इसकी फलियों की सब्जी बनाकर खाते हैं। इससे सबसे खास बात यह है कि इस पेड़ की लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो हमने गद्यांश को पढ़ लिया। चलिए अब इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के शुष्क यानी रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो आपको बताना है कि जो खेजड़ी के पेड़ जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से इसके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या? पेड़ों को बचाने के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनी बेटियों के साथ सबसे पहले किसने विरोध शुरू किया था? तो ऑप्शन हमारा क्या है? अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी है मेधा पाटकर, ऑप्शन सी है गौरा देवी, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। तो आपको बताना है कि पेड़ों को बचाने के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनी बेटियों के साथ सबसे पहले किसने विरोध शुरू किया था? जल्दी से इसके जवाब को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है? खेजड़ी के पेड़ किस भाग का उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ यानी दवाई बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है पेड़ की जड़ का उपयोग, पेड़ की छाल का उपयोग, ऑप्शन सी है सूखी पत्तियां, ऑप्शन डी है पेड़ के फूल। तो आपको बताना है कि जो खेजड़ी के पेड़ के किस भाग का उपयोग जो है पारंपरिक रूप से औषधियाँ यानी दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से इसके जवाब को आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है गद्यांश के आधार पर बताइए खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यह पानी, ऑप्शन ए है पानी में डूब जाती है, ऑप्शन बी है इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, ऑप्शन सी है यह बहुत कमजोर और लचीली होती है, ऑप्शन डी है इसे आसानी से जलाया नहीं जा सकता। तो जल्दी से आप इस सवाल के जवाब को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और हाँ, आज के अंतिम सवाल है और इसके बाद आप अपने स्कोर बताएं कि आज आपका स्कोर कितना रहा। और परेशानी की कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्टॉप कर करके सभी प्रश्न को कॉपी में लिख ले और अपनी रिवीजन करते रहें। इससे आपकी तैयारी
बेहतर होगी और मैं प्रत्येक दिन आपके बीच इसी तरह से पूरे सिलेबस ओरिएंटेड 20 प्रश्न लाऊंगा। और अभी अपने पास 4 महीने हैं तो घबराने की बात नहीं है, बेहतर तैयारी जरूर हो जाएगी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या करें, अमृता देवी बिश्नोई और खेजड़ली गांव के लोगों के बलिदान से हमें क्या मुख्य रूप से शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन ए है मेरा, पेड़ों और जंगलों को अधिक से अधिक काटना चाहिए। ऑप्शन बी है, पर्यावरण और वृक्षों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ऑप्शन सी है, रेगिस्तान में कभी पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऑप्शन डी है, केवल जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो जल्दी से आप इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में दें और अपनी स्कोर कितना रहा बताएं। ठीक है, चलिए मैंने आपके स्क्रीन पर आंसर शीट भी लगा दिया हूँ। आप सभी जल्दी से अपना आंसर मैच करके स्कोर बताएं कि आपका आज का स्कोर कितना रहा, 20 में आप कितने नंबर्स ला पा रहे हैं। तो जल्दी से आप इसके जवाब स्क्रीन से आंसर मैच करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को बताएं ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे यानी कि हमारे साथी जो इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन पर किस तरह से मुझे मेहनत करना है ताकि उनके स्कोर इम्प्रूव हो। प्रत्येक दिन आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्रत्येक शाम 4 बजे ईवीएस की क्लास को देख सकते हैं, या आप किसी भी समय सिखादू बिहार बोर्ड या सिखादू भी सर्च करिएगा तो आप हमारे चैनल को विजिट करके कोर्स को ज्वाइन हो सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपके बीच प्रतिदिन सिलेबस ओरिएंटेड इसी तरह से 20 प्रश्न ला रहा हूँ, वो मैथ हो और ईवीएस हो और रीजनिंग। अभी फिलहाल ये 3 चल रही है, जल्द ही मैं आपके बीच हिंदी के सर की भी शुरुआत करने वाला हूँ। तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं। चलिए अब इसके सभी प्रश्न के हम जवाब देखते हैं कि क्या हमारा जवाब है। तुरंत एक बार क्विकली हम रिवीजन करते हैं क्या। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने जाना था कि यह हमारा आज का पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का प्रश्न से हम देखने वाले हैं। टोटल कितने प्रश्न देखे हैं, अभी हमने 20 प्रश्न देखे हैं जिसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न थे और एक गद्यांश था जिस पर 5 प्रश्न जुड़ा हुआ था। चलिए सवाल देखते हैं और जल्दी जल्दी से इसका टिक करते चलते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो क्या सवाल है, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी का उद्गम स्थल, यानी पवित्र और सबसे लंबी कौन सी नदी है, गंगा, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री यानी गोमुख क्या कहलाएगा, गंगोत्री। यानी गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तानी पौधा पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। तो कौन सा पौधा, तो नागफनी यानी कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो पानी की कमी की वजह से अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, अचानक आने वाले भूकंप, यानी भूकंप क्या है, एक पृथ्वी के कांपने कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसके मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ, किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, मनाली और कश्मीर जैसी अत्यधिक बर्फ वाली पहाड़ों इलाकों में घरों की छतें कैसे बनी रहती है, तो ढलान वाली, कैसी, ढलान वाली, कहने मतलब इस तरह से ताकि बर्फ या बारिश की पानी सरलता से नीचे खिसक सके। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है और बादलों का निर्माण करती है। यानी कि जलवाष्प, यानी कि जो जलवाष्प होती है वो ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन। अगला हमारा सवाल है, हमारी दांतों और हड्डियों को मजबूती कौन सा तत्व प्रदान करता है, तो कैल्शियम। कौन सा तत्व, कैल्शियम। आप ध्यान रखिए कि हमारी हड्डी और दांत जो है कैल्शियम की वजह से मजबूत होते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है कि मलेरिया नामक प्रसिद्ध बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये मलेरिया, आप ध्यान रखिएगा कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर मान लीजिए सवाल इसी जगह दे देता डेंगू, क्या दे देता, डेंगू मच्छर के बारे में दे देता कि डेंगू किसके वजह से होता है, तो आप ध्यान रखिए एडीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर। और मैं कैसे ध्यान रख ले हूँ, तो आप ध्यान से किए, देखिए डॉ से डेंगू शुरुआत होती है और डॉ एडीज में डॉ भी है बीच में, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अगर पूछ दे डेंगू, पूछ दे क्या, डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप क्या बोलिएगा, एडीज मच्छर, क्या बोलिएगा, एडीज। चलिए अगले सवाल देखते हैं। वह कौन सा जानवर है जो अपनी मलमूत्र की गंध से पूरे इलाके की सीमा तय कर लेता है, तो कुत्ता। कुत्ता ऐसा जानवर है जो अपनी मलमूत्र की गंध से अपने पूरे इलाके की सीमा तय कर लेता है। अगला हमारा सवाल था, रक्त का कौन सा घटक, यानी रक्त के 3 घटक होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स भी होते हैं। और ठीक है, तो हमारा जो आरबीसी है ये हमारे शरीर की ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी।
अगला हमारा क्या है, बाजार में मिलने वाले आलू के चिप्स यानी कि पैकेट में जो आप देखते हैं हवा भरी रहती है वो कौन सी गैस रहती है, तो नाइट्रोजन गैस रहती है। आप ध्यान रखिएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है, संगमरमर यानी ताजमहल का रंग जो है धीरे धीरे पीला पड़ने का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का रंग जो है धीरे धीरे कैसा पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है या धूमिल हो रहा है। अगला हमारा है, छतों पर गिरने वाली बारिश की पानी को इकट्ठा कर कर जो इकट्ठा, जैसे देखिए बारिश है तो वो क्या कहलाएगा? वर्षा जल संचयन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो कौन सी झील है? वुलर झील, यानी राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा झील? वुलर झील, जो कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। और कैसे पानी क्या? मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। चलिए अगले सवाल का देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहते हैं? हाथी को कहते हैं। इसे विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2010 में, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा सवाल है, फसल कटाई के उपलक्ष्य बिहू जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो असम राज्य में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। अगला हमारा सवाल है, ये गद्यांश से जुड़ा हुआ था। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। गद्यांश का खिचड़ी के पेड़ जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और पेड़ों को बचाने के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनी बेटियों के साथ पहले किसने विरोध शुरू किया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। तो कौन? अमृता देवी बिश्नोई ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं। खिचड़ी के पेड़ किस के कौन सा भाग? तो पेड़ का छाल, तो यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पेड़ की छाल से वो लोग क्या बनाते हैं? दवाइयाँ बनाते थे। अगला है क्या? गद्यांश के आधार पर बताइए खिचड़ी पेड़ की सबसे बड़ी विशेषता। तो इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल है, अमृता देवी बिश्नोई और खिचड़ी गांव के लोक बलिदान से हमें क्या सीख मिलता है? तो पर्यावरण और वृक्षों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज का हमारा सेशन बेहद खास रहा, क्योंकि आपने इसमें हमें कौन बताया कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।